नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस सीरीज में जहां हम एनपीएस और यूपीएस को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। इस सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना इसके इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंट्रीब्यूशन सिस्टम और कॉर्पस स्ट्रक्चर के बारे में, जबकि पार्ट 2 वीडियो में हमने जाना आपका पैसा एनपीएस और यूपीएस में कितने एसेट्स क्लासेस में लगाया जाता है और उसे कौन मैनेज करता है। फिर हमने जाना आपके पास इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शन कौन कौन हैं। फिर हमने जाना ऑटो चॉइस में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल फंड के बारे में, जो कि LC25, LC50 और LC75 है। फिर हमने स्विचिंग ऑप्शन के बारे में जाना कि आप कितनी बार अपना फंड मैनेजर बदल सकते हो, कितनी बार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यानी एक्टिव से ऑटो एंड ऑटो से एक्टिव चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ हमने जाना कि एक्टिव चॉइस में आप कितनी बार ECGA का परसेंटेज एसेट्स एलोकेशन चेंज कर सकते। यदि अभी तक आपने इस सीरीज के पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देखें, जिससे कि आपको यूपीएस और एनपीएस का सारा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। और हाँ साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी बाय PSG को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब आज के इस वीडियो में हम यूपीएस और एनपीएस को विस्तार में जानेंगे। आप में से मैक्सिमम लोग एनपीएस या यूपीएस में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन सच बताइए कितनों को पता है कि आपका पैसा सिस्टम के अंदर जाता कहाँ है और उसे संभालता कौन है। ज़्यादातर लोग सिर्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं विदाउट नोइंग कि उस पैसे का सफ़र कितना लंबा और स्ट्रक्चर्ड है। आपका पैसा एक बटन दबाते ही फंड मैनेजर के पास नहीं पहुँचता, बल्कि उसके पीछे होती है पूरी इकोसिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनपीएस एंड यूपीएस। वीडियो के इस पार्ट में हम जानेंगे कि आपका पैसा सिस्टम के अंदर किस जर्नी से गुजरता है, कौन कौन इंस्टीट्यूशन उसे मैनेज करती है और कैसे हर लेयर आपके रिटायरमेंट को सिक्योर बनाती है। इस इकोसिस्टम में टोटल 8 मेजर प्लेयर होते हैं, जो कि है PFRDA, एनपीएस ट्रस्ट, CRA, PFM, कस्टोडियन, ट्रस्टी बैंक, POP एंड ASP। हर एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के एक अलग स्टेज पर काम करता है, लेकिन इनका पर्पस एक ही है, आपका पैसा सेफ रखा जाए, स्मार्टली इन्वेस्ट हो और रिटायरमेंट के टाइम आपको टाइमली पेंशन मिलती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे ये पूरा इकोसिस्टम आपके फ्यूचर को सिक्योर बनाता है, फ्रॉम द डे यू इन्वेस्ट से लेकर टिल द डे यू रिटायर तक। और सबसे पहले शुरू करते हैं सिस्टम के टॉप रेगुलेटर से, जिसे इस इकोसिस्टम का बॉस भी कहा जाता है, जिसके बिना पूरा स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं होता। जी हाँ साथियों, बात हो रही है PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA एनपीएस और यूपीएस सिस्टम का कंट्रोलर, पॉलिसी मेकर और वॉचडॉग। जैसे RBI बैंक्स को कंट्रोल करता है, सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे ही PFRDA पूरे पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसका मेन काम है ये इंश्योर करना कि आपका पैसा सेफ हो, ट्रांसपेरेंटली मैनेज हो और हर पार्टिसिपेंट सिस्टम के रूल के हिसाब से काम करे। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था और 2013 में PFRDA एक्ट के थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई। मतलब अब ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक स्टेचूटरी बॉडी है, जिसके पास रूल्स बनाने, इम्प्लीमेंट करने और एक्शन लेने का लीगल राइट है। PFRDA ही डिसाइड करता है कि कौन फंड मैनेजर बनेगा, कौन CRA होगा, कौन ट्रस्टी बैंक हैंडल करेगा और कौन ASP यानी पेंशन देने वाली कंपनी बन सकती है। ये हर एंटिटी को लाइसेंस देता है और हर साल उसका परफॉर्मेंस ऑडिट करता है। मतलब ये सिस्टम का ब्रेन और जज दोनों है। और अगर कोई फंड मैनेजर या इंस्टीट्यूशन रूल तोड़ता है तो PFRDA उसके ऊपर पेनाल्टी, रिस्ट्रिक्शन या उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। लेकिन PFRDA सिर्फ रेगुलेट नहीं करता, ये पेंशन को प्रमोट भी करता है। जैसे अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम PFRDA के सुपरविजन में ही लॉन्च हुई थी, ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। अब आप सोचिए, आपका पैसा इतना सेफली इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि एक रेगुलेटर हर सेकेंड सिस्टम पर नज़र रखता है। तो यदि PFRDA सिस्टम का रूल मेकर, लॉ इन्फोर्सर, तो अगला इंस्टीट्यूशन है एनपीएस ट्रस्ट, जो उसके अंदर काम करके इंश्योर करता है कि ये रूल ग्राउंड लेवल पर फॉलो हो भी रहा है या नहीं। मतलब PFRDA पॉलिसी बनाता है, जबकि एनपीएस ट्रस्ट उन पॉलिसीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाता है। तो चलिए अब समझते हैं ये एनपीएस ट्रस्ट क्या करता है और कैसे आप पैसे के
हर मूवमेंट पर ये नज़र रखता है। एनपीएस ट्रस्ट बेसिकली सिस्टम का गार्जियन है। ये हर ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट और पार्टिसिपेंट पर नज़र रखता है। इसे 2008 में बनाया गया था और ये डायरेक्टली पीएफआरडीए के अंदर काम करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनपीएस ट्रस्ट इंडिपेंडेंट होता है अपने ऑपरेशंस में। मतलब ये अपना मॉनिटरिंग रोल बिना किसी प्रेशर के करता है। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो पीएफआरडीए एक स्कूल का यदि प्रिंसिपल है तो एनपीएस ट्रस्ट उस स्कूल का क्लास टीचर है, जो हर स्टूडेंट यानी हर पैसे के परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन पर नज़र रखता है। इसका मेन काम है फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ये इंश्योर करना कि पैसा पीएफआरडीए के रूल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं, सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और यदि कोई इरेगुलरिटी मिलती है तो तुरंत पीएफआरडीए यानी बॉस को रिपोर्ट करना। मतलब एनपीएस ट्रस्ट एक ब्रिज है जो पीएफआरडीए के पॉलिसी और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन के बीच कनेक्शन बनाता है। ये हर क्वार्टर में रिपोर्ट इशू करता है, फंड मैनेजर की वर्किंग चेक करता है और सीआरए, कस्टोडियन, ट्रस्टी बैंक सबके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। मतलब पीएफआरडीए रूल बनाता है जबकि एनपीएस ट्रस्ट इंश्योर करता है कि रूल 100% फॉलो किए जाएं। अब जब एनपीएस ट्रस्ट मॉनिटरिंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम में कोई तो होगा जो हर पैसे का रिकॉर्ड भी मेंटेन करता होगा कि किसने कितना पैसा जमा किया, किस दिन आया और किस फंड में गया। इसीलिए सिस्टम में एक डिजिटल बैकबोन बन गया जिसका नाम है सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब जानते हैं सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, इसका क्या फंक्शन है। इसका काम है हर सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, जैसे कि आपका 12 डिजिट का प्रान नंबर, जिस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है। ये चेक करता है कि आपके अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, किस फंड में गया और उसका करेंट वैल्यू क्या है। जब आप एनपीएस या यूपीएस में पैसा जमा करते हो तो वो ट्रांजैक्शन सीआरए के सिस्टम में रिकॉर्ड होता है और फिर ट्रस्टी बैंक और फंड मैनेजर तक फॉरवर्ड होता है। सीआरए एक डिजिटल डाटाबेस मेंटेन करता है जहां से आप कभी भी अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। प्रेजेंटली इंडिया में 2 मुख्य सीआरए काम कर रहे हैं, जो कि एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जबकि दूसरा है केफिनटेक मतलब केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सिंपल शब्दों में बोलूं तो सीआरए मतलब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ही वो डिजिटल नोटबुक है जिसमें एनपीएस ट्रस्ट और पीएफआरडीए दोनों लिखते हैं कि सब्सक्राइबर का पैसा किस फंड में गया, किस डेट में गया और कितना रिटर्न मिला। मतलब अगर एनपीएस ट्रस्ट एक मशीन है तो सीआरए उसका मेमोरी चिप है, बिना इसके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब हर पैसा पीएफआरडीए के रूल्स में, एनपीएस ट्रस्ट के नज़र में और सीआरए के रिकॉर्ड में लिखा होता है। एक भी सिस्टम फेल हो जाए तो चैन टूट जाएगा। इसीलिए सीआरए का रोल पूरे इकोसिस्टम में इनविजिबल बट क्रिटिकल होता है। जब सीआरए ने आपका कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड बना लिया, अब वो डाटा और पैसा ऑफिशियली ट्रांसफ़र होता है पीएफएम के पास। पीएफएम क्या है? पीएफएम यानी पेंशन फंड मैनेजर। ये वही इंसान या कंपनी है जो आपके पैसे को मार्केट में काम पर लगाता है। सीआरए ने पैसे का रिकॉर्ड बना दिया, अब वो डाटा और कंट्रीब्यूशन ट्रस्टी बैंक के थ्रू पीएफएम के पास पहुँचता और वहीं से शुरू होता है आपके पैसे का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जर्नी। ये पेंशन फंड मैनेजर आपका पैसा अलग अलग एसेट्स क्लासेस में लगाता है, जैसे कि इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अल्टरनेटिव एसेट। हर सब्सक्राइबर डिसाइड करता है कि वो एक्टिव चॉइस लेगा या ऑटो चॉइस, और उसके हिसाब से फंड मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेज करता है। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो सीआरए डाटा संभालता है, पीएफएम पैसा संभालता है। ये कंपनीज पीएफआरडीए से रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड होती, जैसे बिरला सन लाइफ पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। इसका मेन काम होता है रिटर्न मैक्सिमाइज करना और रिस्क मैनेज करना। मतलब आप सो रहे हो लेकिन आपका पैसा मार्केट में काम कर रहा होता है और उस पैसे को संभाल रहा होता है आपका पीएफएम यानी कि फंड मैनेजर। हर फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली मॉनिटर होती है एनपीएस ट्रस्ट और पीएफआरडीए दोनों के अंदर। अगर कोई फंड मैनेजर रिस्क लिमिट क्रॉस करता है या रूल्स तोड़ता है तो पीएफआरडीए डायरेक्टली एक्शन ले सकता है। मतलब सिस्टम इज डिजाइन लाइक ए चेक एंड बैलेंस नेटवर्क, जहाँ कोई भी एंटिटी अकेले कुछ नहीं कर सकता। सीआरए रिकॉर्ड लिखता है, फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है और एनपीएस ट्रस्ट उन पर नज़र रखता है। ये तीन मिलकर बनाते हैं सिस्टम का कोर इंजन। और अब सवाल आता है
जब ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो गया तो उसके सिक्योरिटीज और एसेट्स सेफ कहाँ रखे जाते हैं? क्या कोई लॉकर होता है जहाँ ये सब प्रोटेक्ट किया जाता है? बिल्कुल होता है, और उसका नाम है कस्टोडियन। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि PFRDA सिस्टम का रेगुलेटर यानी कि बॉस है, NPS ट्रस्ट उसका गार्जियन, CRA रिकॉर्ड मेंटेन करता है और फंड मैनेजर आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब एक सवाल बनता है, जो एसेट्स फंड मैनेजर ने खरीदे उनका एक्चुअल रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? क्योंकि पैसा इन्वेस्ट कर देना एक अलग चीज़ है, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट को सेफ कस्टडी में रखना ये और भी बड़ा चैलेंज है। और यहीं पर एंट्री होती है कस्टोडियन की, जिसे सिस्टम का साइलेंट प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो फंड मैनेजर के खरीदे गए सब शेयर्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को ऑफिशियल रिकॉर्ड और सेफ कस्टडी में रखता है। सोचिए, अगर फंड मैनेजर ने रिलायंस का शेयर खरीदा तो उन शेयर्स का फिजिकल या डिजिटल प्रूफ कस्टोडियन के पास ही रहता है। मतलब पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, लेकिन ओनरशिप प्रूफ कस्टोडियन के पास ही रहता है। ये इंश्योर करता है कि कोई डुप्लीकेट या फेक ट्रांजैक्शन ना हो और हर एसेट्स एग्जैक्टली वहाँ लिस्टेड हो जहाँ होने चाहिए। कस्टोडियन एक तरह का डिजिटल लॉकर है जहाँ सिस्टम के सब इन्वेस्टमेंट सेफली स्टोर होते हैं। ये हर मूवमेंट वेरीफाई करता है, किस डेट में शेयर खरीदा गया, किस कंपनी का है और उसकी वैल्यू क्या है। और अगर कोई मिसमैच मिले तो NPS ट्रस्ट और PFRDA दोनों को इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाता है। अभी सिस्टम में ये रोल हैंडल करता है डॉइचे बैंक AG। इससे पहले सील स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका कस्टोडियन था। ये हर 5 साल में चेंज हो जाता है। चूँकि इंटरनेट पर दोनों नाम मिलता है, इसलिए लोगों में ये कन्फ्यूजन बना रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कस्टोडियन ही वो इनविजिबल गार्ड है जो आपके इन्वेस्टमेंट को छुपकर प्रोटेक्ट करता है। यदि कोई फंड मैनेजर मार्केट में खिलाड़ी है तो कस्टोडियन उसका गोलकीपर है, जो इंश्योर करता है कि कोई गलती या फ्रॉड गोल के अंदर ना घुस जाए। अब जब इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी दोनों हैंडल हो गया तो अगला इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फंड का मूवमेंट और ट्रांसफ़र, और उसका जिम्मा होता है सिस्टम के ट्रस्टी बैंक के पास, जहां से हर पैसा ऑफिशियली पास होता है। वाले हैं NPS ट्रस्ट के बारे में। सोचिए, जब आप NPS में पैसा जमा करते हो तो वो 1 सेकेंड में फंड मैनेजर के अकाउंट में नहीं पहुंचता। उसके बीच में होता है एक ऑफिशियल मनी चैनल जिसे कहते हैं ट्रस्टी बैंक। ट्रस्टी बैंक सिस्टम का गेटवे है, हर पैसा इसके थ्रू ही पास होता है। आपका कंट्रीब्यूशन सबसे पहले POP के जरिए CRA में रिकॉर्ड होता है और उसके बाद ट्रस्टी बैंक वेरीफाई करता है कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स सही है या नहीं, जैसे कि सब्सक्राइबर का ID, फंड का कोड, कंट्रीब्यूशन टाइप, सब कुछ मैच होना चाहिए। जब तक ये वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होता पैसा आगे फंड मैनेजर के पास नहीं जा सकता। मतलब ये एक फाइनेंशियल चेक पॉइंट है जो इंश्योर करता है कि सिस्टम में कोई गलत ट्रांसफ़र या डुप्लीकेशन ना हो। एक्सिस बैंक को 2021 में NPS और UPS के लिए ट्रस्टी बैंक सेलेक्ट किया गया है, जिसका टेन्योर 5 साल तक का है, जिसे PFRDA ने डेजिग्नेटेड ट्रस्टी बैंक के रूप में ऑथराइज किया है। ये हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो मंथली कंट्रीब्यूशन हो, पार्शियल विड्रॉल हो या पेंशन पे आउट, सब ट्रस्टी बैंक के रूट से होकर जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट ट्रेल दोनों मेंटेन रहता है। अब एक बार अगर समरी अप करूं तो CRA रिकॉर्ड मेंटेन करता है, फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है, कस्टोडियन एसेट संभालता है और ट्रस्टी बैंक इंश्योर करता है कि पैसा कहीं गलत रास्ते से ना चला जाए। ये ही सिस्टम का कैश फ्लो कंट्रोलर है। और अब जब पैसा ट्रांसफ़र और इन्वेस्ट दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो अब बात करते हैं सिस्टम के फ्रंट एंड पॉइंट की, जहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है, जहाँ से आप सिस्टम में एंट्री लेते हो, जिसे कहते हैं POP यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि सिस्टम के अंदर पैसा कैसे मूव करता है। CRA डाटा संभालता है, ट्रस्टी बैंक पैसा वेरीफाई करता है और फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट। लेकिन अब एक सिंपल सवाल, ये सिस्टम में एंट्री ले कौन रहा है? आप और मैं जो NPS में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना अकाउंट कहाँ से खुलवाते हैं, कंट्रीब्यूशन कहाँ जमा करते हैं और किससे हेल्प लेते हैं? यहीं से शुरू होती है कहानी POP की, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। POP सिस्टम का फ्रंट काउंटर है, जहां से हर सब्सक्राइबर अपना NPS या UPS अकाउंट ओपन करता है।
ये आप और पेंशन सिस्टम के बीच का पहला कनेक्शन पॉइंट होता है। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो पीओपी ही वो जगह है जहाँ से आपका एनपीएस सफ़र ऑफिशियली स्टार्ट हो, और ये रोल मोस्टली बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करते हैं। आप जैसे ही एनपीएस ज्वाइन करते हो तो पीओपी आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करता है, आपको एक प्रान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलाउड होता है और आपका पहला कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन सीआरए के सिस्टम में रिकॉर्ड होती है जहाँ से डाटा आगे ट्रस्टी बैंक और फंड मैनेजर तक पहुँचता है। पीओपी के भी दो टाइप्स होते हैं, पीओपी एसपी यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जो डायरेक्ट सर्विस देता है, और पीओपी सब एंटिटीज जैसे बैंक, ब्रांचेज या ऑथराइज्ड एजेंट्स। इनका रोल सिर्फ अकाउंट खोलना नहीं बल्कि फ्यूचर में अपडेट्स, कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल्स में भी हेल्प करना होता है। मतलब अगर एनपीएस एक बिल्डिंग है तो पीओपी उसका मेन गेट है, बिना इसके कोई अंदर नहीं जा सकता। सिस्टम के अंदर सब कुछ डिजिटल है लेकिन एंट्री पॉइंट ह्यूमन और फिजिकल रहता है ताकि हर सब्सक्राइबर के आइडेंटिटी और कंट्रीब्यूशन पे 100% ट्रस्ट बनाए रखा जा सके। अब जब एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया और रिटायरमेंट का वक्त आ गया, तब सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल प्लेयर एक्टिव होता है जिसे एएसपी यानी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। यही आपके लाइफ का नेक्स्ट फेज यानी पेंशन लाइफ का गार्जियन है। यही हुआ पार्ट है जहां आपका पैसा जो सालों तक सिस्टम में ग्रो होता रहा अब आपके लिए मंथली पेंशन बनकर लौटता है। तो अब तक हमने देखा कैसे सिस्टम में आपका पैसा एंट्री लेता है पीओपी के जरिए, सीआरए उसका रिकॉर्ड रखता है, ट्रस्टी बैंक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, फंड मैनेजर आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कस्टोडियन उसे प्रोटेक्ट करता है और सब कुछ पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट मॉनिटर करता है। अब आपका रिटायरमेंट टाइम आ गया और ये सिस्टम अब आपको पैसा वापस देने के लिए रेडी है। यहाँ एंट्री होता है सिस्टम का लास्ट और सबसे सेंटिमेंटल हीरो यानी कि एएसपी जिसे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जब आप 60 साल के हो जाते हो तो एनपीएस या यूपीएस में आपका जमा पैसा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद लमसम में निकाल सकते हो जो कि पूरे कॉर्पस का मैक्सिमम 60% ही हो सकता है। आप चाहो तो इससे कम भी निकाल सकते हो और उस पैसे का पेंशन खरीद सकते हो। दूसरा हिस्सा जो पूरे कॉर्पस का मिनिमम 40% होना चाहिए उसका आप एन्युटी या पेंशन खरीद सकते हो। अब ये पेंशन आपको देता है एएसपी। ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो आपके लिए लाइफ टाइम एक इनकम स्ट्रीम बनाती है। अब जानते हैं वर्तमान में कितने एएसपी यानी इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है जो एनपीएस और यूपीएस के तहत पेंशन देती है। तो उसका नाम है, पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है बजाज एलियंज, तीसरा है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, एडलविस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस, टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इन सभी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन रेट्स अलग होते हैं और आप अपने कंफर्ट और रिटर्न के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बेटर है। अब यहाँ आपके पास मल्टीपल एन्युटी ऑप्शन होते हैं और ये पार्ट बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन असल में यही डिसाइड करती है कि आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा कैसे और कितना मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से एन्युटी ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला है एन्युटी फॉर लाइफ, दूसरा है एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, नेक्स्ट है एन्युटी फॉर लाइफ विथ 100% एन्युटी टू स्पाउस, एन्युटी फॉर लाइफ विथ 100% एन्युटी टू स्पाउस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, नेक्स्ट है एन्युटी फॉर लाइफ विथ 50% एन्युटी टू स्पाउस, एन्युटी फॉर लाइफ विथ 50% एन्युटी टू स्पाउस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, नेक्स्ट है एन्युटी फॉर लाइफ विथ एस्केलेशन। अब जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, एन्युटी फॉर लाइफ। इसका मतलब होता है जीवन भर पेंशन। इस ऑप्शन में कंपनी आपको लाइफ टाइम तक पेंशन देगी, चाहे आप 70 साल तक जीवित रहो या 100 साल तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन सब्सक्राइबर के डेथ के बाद ना तो स्पाउस को कुछ मिलेगा, ना नॉमिनी को, और ना ही आपका 40% का कॉर्पस यानी परचेज प्राइस रिटर्न मिलता है। ये हाईएस्ट पेइंग ऑप्शन होता है किसी इंडिविजुअल के लिए, मतलब इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पेंशन बनती है।
क्योंकि कंपनी को सिर्फ आपको ही लाइफ टाइम पेंशन देना है, ना तो स्पाउस को देना है, ना ही नॉमिनी को, और ना ही आपका जमा पैसा मिलना है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके स्पाउस या बच्चे नहीं हैं, या जिनके पास ऑलरेडी फैमिली के लिए कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, और जो लोग सिर्फ अपने लिए मैक्सिमम पेंशन चाहते हैं और अपनी डेथ के बाद फैमिली के लिए पैसा छोड़ना उनका कोई प्रायोरिटी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब जीवन भर पेंशन और मूलधन वापसी। इस ऑप्शन में आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन आपके डेथ के बाद आपका पूरा पैसा यानी 40% पूरे कॉर्पस का जो इंश्योरेंस कंपनी को दिया था वो भी आपके नॉमिनी को मिल जाता है। इस ऑप्शन में पेंशन एन्युटी फॉर लाइफ के मुकाबले कम बनता है, और इसका कारण है कि कंपनी को बाद में नॉमिनी को पूरा पैसा रिटर्न भी करना होता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर करना चाहते हैं, जिनके बच्चे या नॉमिनी फ्यूचर में एक लमसम अमाउंट के लिए डिपेंडेंट है, और जिनको ये लगता है कि वो अपने कॉर्पस को खुद मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विथ 100% एन्युटी टू स्पाउस, मतलब जीवन भर पेंशन, साथ ही साथ जीवन साथी को भी उतना ही पेंशन लाइफ टाइम के लिए। इस ऑप्शन में सब्सक्राइबर को लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, और उसके डेथ के बाद उसके स्पाउस को भी उतनी ही पेंशन लाइफ टाइम मिलेगी। ये डबल लेयर प्रोटेक्शन है, जिसमें आप भी सुरक्षित हो और आपका हमसफ़र भी। लेकिन ध्यान रहे, आपका मूलधन यानी परचेज प्राइस वापस नहीं मिलता। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने बाद स्पाउस को लाइफ टाइम तक पेंशन देना चाहते हैं, चाहे नॉमिनी को लमसम पैसा मिले या ना मिले, लेकिन स्पाउस की पेंशन ना रुके। ऐसे विचारधारा वालों के लिए ये बेस्ट है। अब जानते हैं एन्युटी फॉर लाइफ विथ 100% एन्युटी टू स्पाउस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब जीवन भर पेंशन और जीवन साथी को भी उतनी ही पेंशन और साथ ही साथ मूलधन वापसी। इस ऑप्शन में सब्सक्राइबर को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, उसके डेथ के बाद स्पाउस को भी उतनी ही पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी, और स्पाउस के डेथ के बाद आपका मूलधन यानी परचेज प्राइस नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो खुद लाइफ टाइम पेंशन चाहते हैं, स्पाउस को भी लाइफ टाइम पेंशन देना चाहते हैं, और साथ ही साथ जिनको अपने बच्चे या नॉमिनी के लिए लमसम अमाउंट भी देना है। लेकिन ध्यान रहे, इस ऑप्शन में सबसे कम पेंशन बनती है, क्योंकि ये 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, मतलब कंपनी को 3 जिम्मेदारी निभानी होती है, सब्सक्राइबर की, उसके स्पाउस की, और साथ ही साथ नॉमिनी की। नेक्स्ट है एन्युटी फॉर लाइफ विथ 50% एन्युटी टू स्पाउस, मतलब जीवन भर पेंशन, साथ ही साथ स्पाउस को हाफ पेंशन। इस ऑप्शन में आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, जबकि आपके डेथ के बाद स्पाउस को पेंशन का 50% अमाउंट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आपका मूलधन यानी परचेज प्राइस वापस नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी डेथ के बाद सिर्फ अपने स्पाउस को फाइनेंशियल सिक्योर करना चाहते हैं, और जिनका बच्चे के लिए कोई भी लमसम अमाउंट देने का इरादा नहीं है। नेक्स्ट है एन्युटी फॉर लाइफ विथ 50% एन्युटी टू स्पाउस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब जीवन भर पेंशन, जीवन साथी को आधी पेंशन, और साथ ही साथ मूलधन वापसी। इस ऑप्शन में सब्सक्राइबर को लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, जबकि उसके डेथ के बाद स्पाउस को आधी पेंशन लाइफ टाइम मिलती है, और साथ ही साथ स्पाउस के डेथ के बाद परचेज प्राइस नॉमिनी को वापस मिल जाता है। इसमें आपका पेंशन मॉडरेट होता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी सोच है अपने डेथ के बाद स्पाउस को भी सपोर्ट मिले, साथ ही साथ जो नॉमिनी के लिए भी लमसम अमाउंट छोड़ना चाहते हैं। ये ऑप्शन एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है, क्योंकि इसमें आपका पेंशन मॉडरेट होता है। अब जानते हैं एन्युटी फॉर लाइफ विथ एस्केलेशन, जिसका मतलब जीवन भर पेंशन और साथ ही साथ हर साल पेंशन में बढ़ोतरी है। इस ऑप्शन में आपको लाइफ टाइम तो पेंशन मिलेगी ही, मतलब इस ऑप्शन में आपकी पेंशन हर साल एक फिक्स्ड रेट से बढ़ती जाएगी। मतलब यदि आपकी पहली साल की पेंशन 1 लाख रुपये है, तो अगले साल आपको इससे ज़्यादा पेंशन मिलेगा। इससे महंगाई का असर कम पड़ता है और आपकी इनकम ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इस ऑप्शन का सबसे खराब पहलू ये है कि यदि सब्सक्राइबर की डेथ जल्दी हो जाए तो ना तो आपको बढ़ती पेंशन का फ़ायदा मिलेगा और ना ही कोई लमसम अमाउंट मिलेगा, स्पाउस को कुछ मिलेगा और ना ही नॉमिनी को हो। और यह डिसीजन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एक बार जो आपने एन्युटी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, फिर उसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते।
इसीलिए थोड़ा सोच समझकर आप लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने डिटेल में समझा एनपीएस और यूपीएस के 8 हिडन प्लेयर्स के बारे में, और अंत में हमने जाना रिटायरमेंट के बाद आपको किसी एक कंपनी का कोई भी एन्युटी ऑप्शन जो आपके लिए बेस्ट है आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि आपके लाइफ टाइम तक इनकम का सोर्स आपके कॉर्पस से आपको देता रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनपीएस और यूपीएस के प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स, उसके कंडीशन और सर्विस के दौरान डेथ केस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल फिनोलॉजी बाय पीएचडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद साथियों।